सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज जो हैं वो मुख्तलिफ मैच्योरिटी लेवल्स और मुख्तलिफ कैपेबिलिटी लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करती हैं। बाज़ कंपनीज हैं जो किसी एक स्पेसिफिक मॉडल मसलन CMMI या CMM सॉफ्टवेयर या ISO के किसी मॉडल के साथ एसोशिएटेड एज सच नहीं होती, लेकिन उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स होता है और उस के अपने तरीके के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। चाहे आप किसी मॉडल के साथ अटैच्ड हों, एसोशिएटेड हों या ना हों, आपको बहरहाल कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इन अप्लाइंग इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, चाहे वो relatively less mature processes हों या highly matured processes हों। तो at any level of capability or at any level of maturity, an organization needs to assure that the processes that it is using are continuously and regularly and consistently and correctly applied throughout the application or execution of software project। तो यही वो बात है या यही टॉपिक है जो प्रोसेस एश्योरेंस का मैंने अभी नाम लिया, जिसके ऊपर अब आज हम बात करेंगे। प्रोसेस एश्योरेंस में एम्फेसिस इज़ गिवन टू कॉस्ट, टाइम, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग, मेजरमेंट्स एंड प्रोटोटाइपिंग। इसका मतलब यह है कि ये वो चीज़ें हैं कि आप अगर इनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो प्रोसेस है वो डीरेल हो जाएगा। और दिस इज़ ए कंटिन्यूस एफर्ट, इट डजंट मैटर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इट डजंट मैटर वेदर यू आर ऑपरेटिंग एट ए मोर मैच्योर लेवल, एट ए लेस मैच्योर लेवल। सो प्रोसेस एश्योरेंस इन्वॉल्व्स इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जैसे मैंने बताया कि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसमें टाइम इन्वॉल्व है, इसमें मेजरमेंट इन्वॉल्व है, इन सबको मैनेज करना पड़ता है और यू हैव टू कीप अ कंसिस्टेंट आई on these different factors जो कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल भी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट के को डीरेल भी कर सकते हैं। So depending on how these are managed, these factors can have a major positive impact on the product or vice versa. So once you have an effective process assurance program in place, then you can worry about other areas such as verification and validation strategies that are related to these processes and that are related to improving the quality of the products. So पहला step जो है वो बहरहाल you have to assure कि आपका जो भी process है वो successfully and correctly आपके organization में implement हो रहा है। तो इसके लिए दो factors बड़े important हैं और वो है planning and organization। और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, सिर्फ ये दो अल्फाज नहीं हैं, बल्कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो अभी आप एक विजुअल में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स देख रहे हैं और इन कंपोनेंट्स में प्रोजेक्ट टीम है, प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स है, schedule monitoring है, फिर project tracking है, estimation है, then you have effective communication, steering committee, project risks, measurements and finally integrated technology। तो अब हम इन components के ऊपर बारी बारी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं project team के ऊपर। किसी भी project को execute करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास या एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल कहना चाहिए या सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स वो प्रोजेक्ट टीम है। तो प्रोजेक्ट टीम की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी एप्लीकेशन डोमेन से भी फेमिलियर हो और जिस टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन करनी है उससे भी उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ हो। सो यू हैव टू हैव ए राइट मिक्स ऑफ technical people and people who know the application domain fairly well. Size of the project team depends on the size and complexity of the project. So obviously large project and complex projects would have a different team size than smaller applications. इसी तरह जो
प्रोजेक्ट जो टीम की इंफ्रास्ट्रक्चर है या टीम का जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं. तो जैसे मैंने कहा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अ राइट ब्लेंड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज द एप्लीकेशन डोमेन जिसके अंदर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है. Special attention should be paid to creating team compositions that fosters mutual respect among team members and maintains good team spirits and morals. ये बड़े important है. इसके ऊपर जितनी भी आप emphasis करें उतना कम है. टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो पूरा इस कॉन्सेप्ट के गिर्द रिवॉल्व करता है कि आपने अच्छी टीम्स बनानी है. टीम्स की जो वर्किंग है, टीम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बग़ैर सक्सेस होनी बहुत मुश्किल है. स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वर्किंग है वो टीम के दौरान टीम की आपस में होती है. बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं और फिर उनकी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई यू हैव अ टीम. उसके बाद प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स हैं. जैसा कि शुरू में मैंने बात की थी कि डजंट मैटर कि आप किस मैच्योरिटी मॉडल के साथ एसोसिएटेड हैं, किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. जो भी प्रोसेस या स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो करने हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर अपने हैं या अगर आपने IEEE के डिफाइंड प्रोसेसेस को यूज़ करना है या CMMI और उस तरह के या ISO की तरह के ऊपर जो प्रोसेसेस या स्टैंडर्ड्स डिफाइंड हैं उनको अगर आपने फॉलो करना है, इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ दैट यू हैव टू मेक दैट सिलेक्शन बिफोर यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट. और इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो फॉर्मेट्स हैं उनकी सिलेक्शन है. डेवलपिंग डिज़ाइन इसके अंदर शामिल है. कंडक्टिंग यूनिट टेस्टिंग, आपने किस तरह के ऊपर उनको कंडक्ट करना है, प्लस उनको किस तरह डॉक्यूमेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज सच एज walkthroughs and reviews and inspections. So not only for development activities but also for quality assurance and quality control, या जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में management activities कहते हैं, which are equally important for the success of a project. उनके भी हमें जो standards और guidelines हैं they must be established before the project gets started. जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं they would prefer IEEE software engineering standards or they can have their own standards, or that's fine. These standards should be flexible. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के standards को implement करते हैं तो they should be flexible enough to be applied to a large project or to a small project. और अगर आपने किसी standard से किसी वक्त deviation करनी है, किसी वजह से आप समझते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड का ये हिस्सा ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उस डेविएशन की अप्रूवल होनी चाहिए फ्रॉम द प्रोजेक्ट टीम एंड यू हैव टू रिकॉर्ड द रीज़न फॉर डेविएशन इन द मिनट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मीटिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके बगैर आप जो हमारा मकसद है यानी कि प्रोसेस एश्योरेंस, हमारा मकसद ये है कि जो भी हम एक्टिविटीज़, टास्क्स और प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं उनको हम एक प्रॉपर तरीके से करेक्टली इम्प्लीमेंट करें. तो अगर डेविएशन करना चाहते हैं और हम जेन्युइनली समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है इन दिस सिनेरियो, इन दिस सिचुएशन, सो वी शुड रिकॉर्ड दैट द रीजंस फॉर डेविएशन एंड गेट अप्रूवल फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम. द थर्ड important component of planning an organization is schedule monitoring. जैसा कि आप बेसिक्स समझते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसमें monitoring and tracking of different project activities is included in even in basic
project management. तो अगर आप schedules को monitor नहीं करते तो you can never be sure कि आपकी जो activities हैं वो सही तौर पर perform हो रही हैं. लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है और वो ये है कि अगर आप stringent deadlines establish कर लें for projects and the project management team and the project team is then required to meet those milestones without regard for the fact that these are it is not possible to meet them. So obviously the project management and the higher management is setting unrealistic expectations for the completion of the project. उस सूरत में ये आपको मैं बताता जाऊं कि projects complete नहीं होंगे, they will be slipping away and there will be many negative consequences of setting unrealistic and stringent deadlines for meeting different sorts of project assignments, tasks. तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो project की start date है और मुख्तलिफ milestones हैं और उनके completion dates हैं, they should be negotiated before the project starts. और जो project manager का इसमें रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप अनरियलिस्टिक डेट्स को एक्सेप्ट कर लें और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को उसके मुताबिक कंप्रेस करें विद इन दैट टाइम फ्रेम, तो ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल सफ़र सिग्निफिकेंटली. और जो भी आपकी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की या प्रोसेस मैनेजमेंट की या प्रोसेस एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ हैं, दे विल ऑब्वियसली be wasted, क्योंकि जो ultimate reason है of why we follow a good process or why we try to improve our processes is number one to improve the productivity rates and number two is to improve the quality levels of software products and services that are provided. The key to an online project completion of a project lies in the ability to identify critical path before the starting of the project. और ये बहुत important discussion है जो हम शुरू करने लगे हैं. Critical path of a project is where the problems that may affect the overall schedule are faced. ये वो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, एक ऐसी जगह है या ऐसा path है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और ये वो मुश्किल हिस्सा होगा जिसको आपने सही तौर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है. प्लस ये कि एनी डिलेज इन दिस path, in this time frame is going to certainly delay the completion date. To define the critical path, you should develop a systematic work breakdown structure and to identify task groupings that consists of those tasks which can be combined together. You should identify task sequencing and also the entrance and exit criteria for each task. जब आप ये काम करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक टास्क जो है वो दूसरे के ऊपर किस तरह डिपेंडेंट है और उनकी जो सीक्वेंसिंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट है. क्या बाज़ काम पैरेलल में हो सकते हैं ये नहीं, या बाज़ टास्क पैरेलल में कंडक्ट किए जा सकते हैं ये नहीं. और ये सारी चीज़ें आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स डेवलप करने की सूरत में मिलेंगी. एंड in order for you to define this task, you have to follow the guidelines of the system development methodology used by your organization. And if your organization does not have such a development methodology, then you need to obtain copies of task lists and task dependencies from other projects and customize them so that you are able to develop these work breakdown structures. ये बड़ा important है कि especially जब आप project management कर रहे हैं कि you have to define clearly the work breakdown structures. और जब ये आपके पास available होते हैं तो they help you in identifying the required skill set, or as a result you can identify the required resources that you would require to implement these tasks or to conduct these tasks. जब आप कहते हैं कि let's say कि I need a PHP developer for this tasks, तो फिर obviously you can say कि जी I need to request or I need a resource who is an expert in PHP for example, और
टास्क की इम्पोर्टेंस और क्रिटिकलिटी से आप फिर ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं और स्केड्यूल को बहुत बेहतर तौर पर मॉनिटर कर सकते हैं। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो टास्क्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना इन स्मॉलर एक्टिविटीज़ इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, क्योंकि यू हैव टू डिफाइन इट दीज सब टास्क्स इन मैनेजेबल पीसेस। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकते। यू कम डाउन टू अ वेरी टू सो स्मॉल टास्क्स जो कि विच कैन बी कम्प्लीटेड इन लेट्स से इन हाफ ए पेज और सो। तो इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि आपके टास्क्स जो हैं वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नेम के तौर पर ही वहाँ पर ना रिकॉर्ड किए गए हों, बल्कि किसी न किसी हद तक उसकी जो डिटेल है वो प्रोवाइड की गई हो। जब हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टेक्निक इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग very complex projects, and by applying this technique we can organize and reorganize complex projects into manageable projects. It helps the project manager a lot in performing the management activities. So once you have defined the critical path, you need to review the tasks and schedule with project team members and other significantly impacted individuals. ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं ये ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो किसी न किसी तरह से प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं या प्रोजेक्ट के से इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनका बजट जो है वो किसी न किसी तरह चार्ज हो रहा हो इस प्रोजेक्ट से, या डिपार्टमेंट की ऐसी रिसोर्सेज यूज़ हो रही हों बाय द प्रोजेक्ट, एंड द डिपार्टमेंट हैज़ आइदर existing projects or ongoing projects that are affected by the new project, क्योंकि उनको resources को अपनी share करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका schedule बनेगा it is going to definitely have some impact on other projects also, क्योंकि अक्सर projects एक दूसरे के साथ resources को share कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक बात बड़ी interesting मैं करना चाहता हूँ, और वो हो सकता है कि आप में से कुछ को पता भी हो कि you need to avoid a very common mistake of adding another resource to shorten or meet a schedule, especially for a project which is already late. This usually results in increasing the overhead of the project and reducing the efficiency of the team members, since you have to do additional communication and you have to provide guidance to the new resources. तो ये एक tendency होती है to just add more people to late projects, and that tendency and that urge should be restrained. But how can you deal with the situation where your project is late and you need to catch up? For that, you have to consider overtime, which is an alternative to which can and also which is not going to add up more overhead in terms of communication. So overtime can be effective for a short period of time. However, longer periods of overtime can exhaust the team, thus reducing their ability to function efficiently. And you also should include the cost of overhead to finish the project on time and within budget. It is possible to minimize the risk by how you manage your resources, especially your best programmers. तो जब आप अपने best programmers को manage कर रहे होते हैं, since they have better than average productivity, they can finish their tasks in much shorter amount of time as compared to ordinary programmers. Now, here is a question that I'm going to ask you, and you have to think about it, is that would you put your best programmers on critical path or not? तो जो इस क्वेश्चन से जो मैंने अभी आपसे पूछा है, आपको चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। वो ये कि जब आप अपने बेस्ट प्रोग्रामर्स को क्रिटिकल पाथ के ऊपर एसोशिएट कर देंगे या उनको क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के लिए असाइन करेंगे, तो
your best programmers will be stuck and will not be able to help you in any other activity. तो दूसरा alternative इस के बारे में ये हो सकता है कि when you put your best programmers on the critical path, they will probably be able to solve it or solve the problem quicker or quicker than others. तो ये दो चीज़ें हैं जिनको आपने consider करना है in making that decision whether you want to put your best programmers on the critical path or not. And obviously this is something that you will learn with experience as well. The next factor that we are going to talk about in planning and organization is project tracking. Project tracking आजकल बगैर tools के नहीं होती. There are a number of software tools available which help you in performing this activity. They can provide different sorts of information and they can keep track of different sorts of milestones जो कि आपने set किए हैं. So it is the best approach to buy or to acquire a tool which fits in the overall project management suite using and to track your project using that software tools. Some of these tools have features to do task dependencies and estimations as well. And these features allow project managers to evaluate the impact of delay in the completion of any individual activity within the project. और इससे आपको फिर वो एक forecasting सी मिल जाती है कि अगर एक activity late होती है तो उसके नतीजे में जो overall impact है lateness का वो आप calculate कर सकते हैं. Such tools are excellent vehicles in giving early warnings for project delays, so there are no surprises at the end. ये ना हो कि आप आखिर पे पहुंचे या major milestones जब आप achieve कर रहे हो उस वक्त आपको पता चले कि you have burnt all the money or you are so far behind और time के लिहाज से आपको यहाँ पर completion या near completion होनी चाहिए थी. So it is important to keep an eye on the on your schedules and to continue to monitor as well as track your progress throughout the project life cycle. उसके बाद हम बात करते हैं estimation के ऊपर. The project manager has to be capable of understanding any assumptions that are made in the project. What is possible and what is financially desirable, what is it that you want to do and what is it that you can actually achieve and perform. इसका estimation के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि जब आपने project के features और project की time frame को पहले से fix कर दिया तो you have to estimate कीजिए इतनी functionality आप complete कर सकेंगे या इसकी quality इस level की होगी या will not be able to meet the expectations of the higher management. So it is important to develop realistic estimates or realistic estimates जो हैं they allow you to develop and discuss alternative approaches at the start of the project. और जब आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म की alternatives available होते हैं तो फिर then you can make a much better decision. इसी तरह एक और बात ये बताता चलूँ कि जो time estimates हैं they are not foolproof. Activities are many times not clearly understood or defined or not all situations can be predicted at the time of the estimation. तो estimates गलत हो सकते हैं, estimate गलत होते हैं. You have to continuously update them and improve them. जब आप estimates करते हैं तो इसके साथ ही आपको resource management के हवाले से unforeseen events के लिए भी time schedule करना पड़ता है. For example, you cannot anticipate कि जी कोई team member आपका बीमार हो जाएगा या उस टीम मेंबर का कोई ऐसा रिलेटिव बीमार हो जाएगा जिसकी वजह से उसको टाइम ऑफ लेना पड़ेगा. सो सच कंटिंजेंसीज शुड बी व्यूड एज रिजर्व्ड टाइम व्हिच मे बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट. अगर आपने इस रिजर्व टाइम को यूज़ नहीं किया तो दिस विल रिजल्ट इन अर्ली project completion, or that would be a bonus for the project. So you have to evaluate the impacts of unforeseen events so there are no catastrophes. I worked on projects where
For example, we were in near delivery phase, और वहाँ पर ऐसी illnesses हो गई relatives की कि जिसकी वजह से बास की टीम मेंबर्स को प्रोजेक्ट को उसी हालत में छोड़ के जाना पड़ा, and obviously the other team members accommodated for the absence of those who had to take leave. So you have to continuously work on improving your estimates, revising estimates at the end of each major phase is an important activity with regard to estimation. And whenever there are changes in scope, cost, or schedules are encountered, you have to notify the management and obtain appropriate approval. इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं कि जो software developers हैं, they are typically very positive in giving their own estimates for development. They think they can develop software much quickly, and they can finish something rather easily and within no time. लेकिन जब मैनेजमेंट उनके एस्टिमेट्स को देखे तो उसका ये काम है कि based on their experience, based on the estimation skills of individual developers, they should add some reserve time to it. I have seen this many times that the estimates given by developers were way off because they had no real experience on developing estimates. They were very opportunistic in the sense that they thought that they're going to develop this piece of software or this module or this project in a very short amount of time, but they never thought about illnesses, they never thought about other things happening, other factors which are beyond the control of software developers. So, or also they do not typically anticipate कि इसमें कोई problems होंगी. They think the software they develop is of such high quality that it will not have defects in them. So this is very important that the project manager has to account for the reserve time and revise the estimates at every major phase of software project. उसके बाद हम बात करते हैं effective communication की. Two-way communication between the management and the project team is a critical interpersonal skill that is required for the success of project. और process assurance के हवाले से तो इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए या जितना भी इसकी इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज किया जाए उतना कम है, क्योंकि आप किसी चीज़ को अश्योर कर ही नहीं सकते अगर आप इफेक्टिवली और ओपनली उसके बारे में बात ना कर रहे हों. An effective project manager must have the skills to listen, observe and give guidance to the team. ये बड़े important factors हैं. Usually ये समझा जाता है कि जो मैनेजमेंट है या जो लीडरशिप है उसका काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना या गाइडेंस प्रोवाइड करना है. The fact of the matter is that unless you are able to and willing to and trained to listen, you will never be a good manager or a good leader. So इसी तरह observation, that's a skill and that is mandatory for climbing up the corporate ladder. तो observation तो बहरहाल एक चीज़ है जो कि अक्सर managers में होती है, लेकिन listening is something which only good managers and good leaders have. And listening doesn't equate to hearing. It means listening, absorbing, understanding what the other person or their subordinates are saying. So during a time-constrained situation, the project manager should be able to delegate responsibilities to the team members, but should also be able to give them guidance in order to control
the stress that he has created by delegating them responsibility or by dealing with the constraint in difficult and stressful times. The success of team harmony and good rapport between project members, users, and integrated technology depends on the ability of the project manager to encourage open communication frequently and to resolve any conflicts through informal negotiations. Throughout the execution of the project, it is important to have open and two-way communication between the project as well as the management. The next topic that we're going to talk about is the steering committee. The steering committee is basically responsible for promoting the project, for keeping the project on track, for ensuring that the project deliverables are met on time, for ensuring that that the project basically remains on track. The word steering says it all about the activities of this committee. The concept of steering is that whenever you are, for example, driving, you don't make very sharp turns. You steer whenever you steer in the right direction whenever you are derailed a little bit. So instead of behaving like a race car driver, you would be a more responsible driver, and that sort of analogy comes by applying the concept of steering committee in managing and overlooking at the software for software projects. This committee typically has the role of sponsorship, project sponsorship also. इसी तरह एक और बात यह है कि ये जो steering committee members हैं, they are not just passive observers, but they should have the power to make corrective actions, to decide if a corrective action is to be taken, and ensure that the project manager and his team or her team follow the decisions that they have made. So the purpose again is of oversight, of ensuring that the project is on the right track, and providing guidance to the project team, to the project management on different issues, on especially if you have domain experts sitting on the steering committee, then they can provide useful insights into different complex aspects of a fairly complex application domain. The steering committee can also and should also be responsible for approving any changes in requirements, for ensuring that configuration change control board has been made in place, and for other tasks which are tied up, which are related to project management but are considered oversight tasks rather than performing the day-to-day activities. The steering committee is not going to be involved in executing the project, but basically performing an oversight of how the project is being conducted and providing useful technological as well as domain guidance and knowledge to both the project manager and to the technical staff. अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो प्रोजेक्ट रिस्क्स का है, और प्रोजेक्ट रिस्क्स जो हैं वो उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क्स को अगर आप सही तौर पर मैनेज ना करें या रिस्क्स को मिटिगेशन पॉलिसी ना बनाएं तो जब रियलाइज़ हो जाएं रिस्क्स तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. इसमें टेक्नोलॉजी रिस्क्स भी हैं, इसमें बिजनेस रिस्क्स भी हैं, इसमें मैनेजमेंट रिस्क्स भी हैं. रिस्क्स को प्रॉपर्ली फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिस्क्स आइडेंटिफाई करना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्क्स हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, और फिर उन रिस्क्स को
उनके अगेंस्ट उनको काउंटर करने के लिए एक रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाना और उस तमाम टीम को उससे अवेयर करना कि इन पॉसिबिलिटीज़ में, इन सिनेरियोज़ में ये रिस्क रियलाइज़ हो सकते हैं। और फिर ना सिर्फ ये कि रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाना, बल्कि रिस्क अवॉइड करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ रिस्क अवॉइडेंस, कि अगर एक ऐसी चीज़ की तरफ हम ऐसे पैथ पे चल पड़े जहाँ ये पॉसिबिलिटी हो कि रिस्क रियलाइज़ हो जाएगा और फिर वो कैटास्ट्रोफी बन जाएगी, तो उसको अवॉइड करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that has to be part of planning an organization. So you have to discuss all the risks with the project managers, the project team, and also the end users. अगर आपने risks को properly handle नहीं करना या risk avoidance के ऊपर policy नहीं बनानी और risk mitigation के ऊपर को policy नहीं बनानी, तो फिर आप किसी किस्म की प्रोसेस एश्योरेंस की बात नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ एंड यू गिव ड्यू importance to risk management. Risks can be minimized by implementing controls from the beginning of the project and by ensuring pre-established development standards are to be followed, by providing project management training and by reducing the scope of the project by incremental development or phase development. यानी कि आपने सारा कुछ जो है वो इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो technical risks हैं, they can be controlled by appointing a qualified technical project leader, by implementing a strong independent quality control group to evaluate the progress of the process and project deliverables, and by getting additional technical expertise from outside consultants who have such expertise and the knowledge to make a difference in quality of the project. So ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको project risks के हवाले से करनी ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं measurement की। Establishing measurement criteria against which each phase of the project will be evaluated is vital. It is important. आपको जब भी किसी चीज़ की assurance करानी है, चाहे वो quality assurance हो, चाहे वो process assurance हो, you have to say कि जी ये हमने criteria बनाया, इस criteria के against हमारी ये achievement है, and that's why we say that our process is stable, our process is predictable, or it is defined, or it is managed. So without having a measurement criteria and then showing by collecting the measures and by showing that we have achieved this by meeting our criteria, बाकी सारी बातें फिर जो है ना वो हवा में हो जाती हैं. So unless you define and establish a measurement criteria, you'll not be able to judge your own performance. When your exit criteria is clearly defined, it is sufficient to evaluate the outcome of each phase against the exit criteria, and then you move to other tasks. If the outcome of each phase does not meet the performance criteria, the project manager should be able to control the project by evaluating the problems, identifying the deviations, and implementing new processes to address the deficiencies. So without developing a measurement criteria for each phase and collecting data to show कि जी ये हमने achieve किया है, will not be able to assure our processes. The pre-established quality goals for the project can also serve as criteria against which the project can be measured. In order to meet the goals, processes should be established to enable an organization to address customer complaints, give the organization statistics regarding the types of customer calls
कि जी हमें इस किस्म के डिफेक्ट्स के बारे में कॉल्स आ रही हैं, या हमें यूज़र इंटरफेस के बारे में कॉल्स आ रही हैं, या हमें यूज़र फ्रेंडलीनेस के बारे में कॉल्स आ रही हैं, तो वो जो भी स्टेटिस्टिक्स हैं उसको फिर आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको हम बेहतर करने के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं. By incorporating reporting and handling of customer problems, and by enabling management to make staffing decisions based on the customer calls. अगर आपकी let's say ये complaint आ रही है कि user interface अच्छा नहीं है, तो obviously the management should hire people who can help that organization in developing such user interfaces which are acceptable by the customer. It is important to know that there are certain elements which cannot be controlled by the project management, such as selection of wrong technology, that is wrong hardware or wrong operating system or wrong software. Sometimes this comes as a constraint from the customer. The decision to go ahead with the project without understanding the needs of the business, the underestimation of the learning curve, and a lack of strategic plans for the future, which means that the new project becomes obsolete without giving the full return on investment. तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं. ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके काविश और आपकी मेहनत के बावजूद या आपके इन फैक्टर्स का ख्याल रखने के बावजूद इट इज़ पॉसिबल कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुल शुमार नहीं होंगे, क्योंकि यू कैन डू द बेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और in the meantime the technology has shifted, or in the meantime the business priorities have shifted by the customer, or the customer is no longer in business because of the changing economic conditions around the world, that even a successful project can be considered as a failure. अब जो आखिरी बात प्रोसेस एश्योरेंस या प्रोसेस इंश्योरेंस के हवाले से या प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम करेंगे वो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की है. यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी बिकॉज your projects are typically not going to run for only one business need. There is increasing dependency on information technology, and the number of projects that are directly dependent on technology is increasing substantially, and it is very much possible that an organization and a company has multiple platforms, multiple sorts of hardwares and multiple operating systems. So the management has to consider a strategy for integrated technology in relation to other business needs as well. This will empower the management to react to the operational needs of the business and at the same time take an inventory of all the current status of various systems. जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो जब आपने प्रोसेस एश्योरेंस की बात करनी है तो यू हैव टू सी कि जी आपके पास टेक्निकल स्टाफ ऐसा है जो विच कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू multiple projects, to which can support operating system supports to different hardware platforms and so forth. तो सिर्फ एक project या एक hardware या एक operating system या एक language की support की बात नहीं है. अब it is quite possible कि आपके multiple software applications जो हैं वो आप उनसे आपको डील करना पड़े and all of them will not necessarily run on the same hardware. So this is also an integral part of the process assurance. The integrated technology trends, competitors and demands of the customer should be visible to the management. When planning a project, the system
architecture with its data groups and with structures and processes and dependencies must also be considered कि अगर आपने process assurance करनी है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको आपने डील करना है. फिर ये है कि आप जो प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं it may have to interoperate with existing projects, and interoperability is a very important quality attribute of new projects. It is a attribute of the project and the product, because it has to deal with that is, the product has to deal with different databases. It may have to deal with different different other applications that are already being used by customers. तो इस लिहाज से आपको ये चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ती हैं if you want to have a smooth application of different processes that you are using. अब हम कुछ बात करते हैं प्रोसेस एश्योरेंस के फेलियर्स की, और उनकी हम कुछ जो इस तरह में जो रीजंस हैं, जो कॉजेज़ हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं ताकि आपको एक पूरी यू कैन गेट ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ प्रोसेस एश्योरेंस. प्रोसेस एश्योरेंस में जो फेलियर्स हैं वो बेसिकली 4 वजूहात से होते हैं. नंबर 1, lack of management support. Number 2, lack of user involvement. Number 3, lack of project leadership. And number 4, lack of measures of success. अब हम थोड़ी बात हर इस चारों टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं before we wrap up our discussion on process assurance. Obviously जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट की सक्सेस हो या प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन में सक्सेस हो या किसी भी चीज़ में सक्सेस हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, चाहे वो हायर मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिड लेवल मैनेजमेंट हो या लाइन मैनेजमेंट हो, उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. समटाइम्स मैनेजमेंट असाइंस अ प्रोजेक्ट एंड देन फॉरगेट्स अबाउट इट, एंड अदर टाइम्स मैनेजमेंट असाइंस अ प्रोजेक्ट फीलिंग it is important but then fails to allocate adequate resources for the project to be done completely and accurately. And this is lack of leadership on part of the management. When teams face lack of management support, they immediately start feeling morale problems, and they are not interested in the execution of the project because they say that our bosses are not interested. Why should we worry about it, and why should we invest our energies and time in a project where our management is not interested? So the project sponsor has to take care of the situation. Project sponsor is a person who is responsible for researching and resolving regulatory issues, for obtaining project funding, and managing the business implication for the project. So you can say that this is the person who is actually going to act as the main advocate of the project and ensuring that the project is implemented as agreed upon. तो अगर आप management की support आपको ना मिल रही हो तो फिर you have to activate the project sponsor and get him on your side and reactivate the higher management to support project always as possible. The second is lack of user involvement. When the end users of the project are not involved in the design and development phases of the project, lots of assumptions are made regarding the requirements. This is especially true when the requirements are ambiguous and users' approval and of the requirements is not obtained. So users have to be involved in all phases of project life cycle. उसके बाद lack of project leadership है. ये वो aspect है जो कि आपका project manager जो है वो he or she is not providing the necessary leadership to execute the project. You have to select an individual who's goal-oriented and possessing the right traits
with a positive attitude and competence to meet different challenges faced by the project. The last factor in this is lack of measures of success. जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि measurement is an important part of process assurance. तो अगर आप success के लिए अपने measures define नहीं करेंगे तो how would you know कि you have succeeded? So it is important, equally important to define the measures and collect the measures and show that we have succeeded. That brings to an end the discussion that we have had today about process assurance. We talked about planning and organization as the main aspect of process assuring, and we talked about the factors and components of planning and organization. And we also looked at some factors which are the result, which are the causes of failure in process assurance. You need to catch up on that reading material and go into much more detail. I have provided you with the pointers that are necessary. With that, I take leave of you. Thank you very much.